ऐसी स्थिति बन जाएगी, देख लो। जब भी इलेक्ट्रोफाइल आता है रिंग पर, जब भी रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल आता है तो जिस पोजीशन पर वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाता है उसके पास वाले पोजीशन पर कार्बोकेटायन बन जाता है। मतलब सिग्मा कॉम्प्लेक्स यही तो है ना जो कार्बोकेटायन है, नॉन एरोमेटिक है। अब क्या होगा बताओ? अब यहाँ एक AlCl4 माइनस है जो H प्लस को निकाल ले जाएगा, जिसकी वजह से एरोमेटिसिटी पूरी हो जाएगी इसकी। क्यों? तो ये बन जाएगा इस तरह का एक कंपाउंड जिसमें ऐसी सिचुएशन आ गई। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? अब क्या होगा अगर फिर से हम AlCl3 से ट्रीट करें? फिर से कार्बोकेटायन बन जाएगा, फिर से वो रिंग पर अटैक करेगा। अब की बार जो अटैक होगा वो 2 नंबर पोजीशन पर होगा। मतलब जो पहला अटैक हुआ उसको 1 मान लें तो दूसरा अटैक 2 पर होगा, इधर या इधर। अगर ये इधर अटैक करके रिंग क्लोज करता है या इधर अटैक करके रिंग क्लोज करता है, दोनों तरफ से सेम है तो कोई बात नहीं, लेकिन डिफरेंट है तो दोनों प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है ना? तो ये अगली बार क्या होगा बोलो? यहां प्लस चार्ज बन गया। क्यों? ये रिंग वापस क्लोज हो जाएगी। इसी को मैं कह रहा था कि रिंग क्लोजर अकर्स एट C1 एंड C2। ठीक है? तो क्या हो जाएगा बताओ? अब ये रिंग क्लोज हो जाएगी। ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें एक सैचुरेटेड रिंग एक एरोमेटिक रिंग से कनेक्टेड है, उसको अगर हम पैलेडियम चारकोल के साथ हीट करें या सेलेनियम के साथ हीट करें तो डिहाइड्रोजनेशन करके एरोमेटिक हो जाएगी। तो वो रिंग भी एरोमेटिक हो जाएगी जो कि किसी एरोमेटिक रिंग से जुड़ी हुई है। डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा। ठीक है ना? डिहाइड्रोजनेशन नोट कर लो। मैं यही बताना चाहता था कि अगर कभी बेंजीन रिंग पर कोई रिंग क्लोज होती है, नई रिंग, तो 1 और 2 पोजीशंस पर ही क्लोज होती है। ये जैसे देखो, पहले 1 पर क्लोज हुआ, दूसरा वाला 2 पर। ये 2 इधर भी जा सकता था, इधर भी आ सकता था। अगर दोनों ओर से प्रोडक्ट डिफरेंट हो तो दोनों प्रोडक्ट्स लिखने हैं, वरना एक ही प्रोडक्ट लिखना है। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? किसी को डाउट है तो पूछो। ये जो डिहाइड्रोजनेशन वाला फंडा है जरा वो बताता हूं, यार लिखो। Dehydrogenation means removal of hydrogen. Dehydrogenation means removal of hydrogen. ठीक है ना? लिखो। If a saturated ring is connected with an aromatic ring, I repeat, if a saturated ring is connected with an aromatic ring, ब्रैकेट में लिखना, either fused or isolated, within bracket, either fused or isolated, bracket closed, then on heating with PDC or SE, on heating with PDC, palladium charcoal, then on heating with PDC or SE, it becomes aromatic by dehydrogenation. Then heating with PDC or selenium, it becomes aromatic by dehydrogenation. फुल स्टॉप के बाद लिख लेना कि द ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस रिएक्शन इज अटेनमेंट ऑफ एरोमेटिसिटी। इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल्स में देखो।
अगर कोई रिंग है जो किसी बेंजीन रिंग के साथ जुड़ी है और वो सैचुरेटेड है, तो पैलेडियम चारकोल के साथ या सेलेनियम के साथ हीट करने पर ये वाली रिंग भी जो सैचुरेटेड है वो भी एरोमेटिक हो जाएगी हाइड्रोजन को निकालकर। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अगर फ्यूज्ड है तो भी, और फ्यूज्ड नहीं है, आइसोलेटेड है तो भी। मान लो ये रिंग ऐसे लगी हुई है, तो 3 मोल्स ऑफ H2 को निकालकर ये जो सैचुरेटेड रिंग है वो भी एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? क्लियर होगी बात? तो एनी सैचुरेटेड रिंग इफ कनेक्टेड विद एरोमेटिक रिंग either fused or isolated will be converted to aromatic in case if it is heated with PDC or selenium dioxide। मतलब एरोमेटिसिटी की प्राप्ति आवश्यक शर्त है। कहने का मतलब क्या है, जरा सुनो। मान लो हमने ऐसी रिंग ले ली है जो फ्यूज कर रखवाई है, पीडीसी और चारकोल, पैलेडियम चारकोल या सेलेनियम के साथ हीट कर रहे हैं, इसमें रिएक्शन नहीं होगी। बोलो क्यों? क्योंकि यहां H नहीं है ना, तो एरोमेटिसिटी नहीं हो सकती। ठीक है ना। दिस कार्बन इज sp3 एंड इट इज नॉट हैविंग हाइड्रोजन, so it can never become sp2। that means this ring can never become aromatic, and if aromaticity is not attained the reaction will not occur because the very driving force for the for this reaction is attainment of aromaticity itself। समझ गए क्या? तो अगर कोई सैचुरेटेड रिंग किसी एरोमेटिक रिंग के साथ कनेक्टेड है, चाहे वो फ्यूज्ड मैनर में कनेक्टेड है, चाहे वो आइसोलेटेड मैनर में कनेक्टेड है, वो एरोमेटिसिटी गेन कर लेगी। सबको बात समझ में आ गई? नोट करो। एल्काइलेशन की लिमिटेशंस लिख लेते हैं। लिमिटेशंस ऑफ, मतलब कमियां क्या है इस रिएक्शन की। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन applied to both reactions है। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों के लिए है। पहली लिमिटेशन ये है कि इन प्रेजेंस ऑफ EWG फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस डू नॉट अकर। कोई EWG अगर प्रेजेंट हो जाए बेंजीन रिंग के ऊपर तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती। EWG कौन सा है? स्ट्रॉन्ग EWG कोई होना चाहिए, जैसे NO2 साइनाइड, ठीक है ना, CHO, CO, इस टाइप का कोई तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगी। RX प्लस AlX3 या RCOX एसाइलेशन के लिए नो रिएक्शन। वाई? रीजन क्या है? रीजन है, बोलो व्हाट इज द रीजन? लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ऑन द रिंग। दूसरा है इन प्रेजेंस ऑफ strong ERG, Friedel-Crafts reactions do not occur। स्ट्रॉन्ग ERGs की प्रेजेंस में भी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं होती है। कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग ERG ले लें, हाँ, कौन सा ERG? बोलो NH2, NHR, NR2, इस टाइप का कोई ERG ले लें अगर, तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती है। नो रिएक्शन। रीजन क्या है? राइट, रीजन ये है कि जिस AlCl3 को या जिस AlX3 को आपने कार्बोकेटायन बनवाने के लिए लिया था,
जिस मान लीजिए आपने RX ले लिया और AlX3 ले लिया, एनहाइड्रस AlX3 लेते हैं, ये AlX3 लुईस एसिड है और इसके साथ कोऑर्डिनेशन करने लग जाता है, तो पता लगा कि ये अपने उस पर्पज में फेल हो गया जिसके लिए इसको लिया गया था. So basically the catalyst coordinates with the group itself because catalyst is a Lewis acid and it is in the it is basically electron pair seeking and the group is having electron pair, so this catalyst gets coordinated with the electrons of the group itself. जबकि हमने AlX3 को किस काम के लिए लिया था कि वो यहां से X माइनस को निकालेगा और R+ बनवाएगा और फिर ये R+ एज एन इलेक्ट्रोफाइल रिंग के ऊपर अटैक करके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, लेकिन वो कैटलिस्ट ही बर्बाद हो गया. समझ में आ गई बात? एक और कमी है इसमें, लिखो, एक और चीज देख लो, पॉलीअल्काइलेशन. पॉलीअल्काइलेशन इज ओनली फॉर Friedel-Crafts alkylation, not for acylation. Only for Friedel-Crafts alkylation. क्या होता है, मान लीजिए आपने RX और AlX3 लेकर एक अल्काइल बेंजीन बनवा लिया, तो ये जो है ना, ये फिर से, क्योंकि RX और AlX3 वहां पर पड़ा हुआ है रिएक्शन वेसल में, ठीक है ना, तो ये वापस से रिएक्शन कर सकता है और दूसरा R भी लगा सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि ये पैरा पे लगाएगा या ऑर्थो पे लगाएगा, लेकिन इस तरह की रिएक्शन हो सकती है. ये ऑर्थो पर करेगा या पैरा पर, वो मैं भी सिखाने जा रहा हूं आपको, लेकिन पॉलीअल्काइलेशन को आप रोक नहीं सकते, मिनिमाइज कर सकते हैं, आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन को कम करके मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन रोक नहीं सकते. असाइलेशन में लफड़ा नहीं है. क्यों? फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन में क्या होगा, असाइलेशन में RCOX आएगा और AlX3 आएगा, तो पहली बार में एरोमेटिक कीटोन बन जाएगा. हाँ, अब ये EWG हो गया, तो नो फर्दर रिएक्शन, क्योंकि ये EWG है ना, तो इसलिए असाइलेशन में ये प्रॉब्लम नहीं है पॉली असाइलेशन की, लेकिन पॉली अल्काइलेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है ना, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस में. नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन. फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन क्या है? रिएक्शन इज वेरी सिंपल. बेंजीन रिंग के ऊपर अगर RCOX ले लें विद एनहाइड्रस AlX3, देन वी गेट एरोमेटिक कीटोन. मैकेनिज्म क्या है आपको तो पता है. ऐसी रिएक्शंस की मैकेनिज्म में पहला स्टेप होता है इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन, और उसके बाद जब इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है तो वो बेंजीन रिंग पर अटैक करता है, ठीक है ना. तो पहले स्टेप में RCOX जो है वो AlX3 के साथ मिलकर X माइनस को निकाल लेगा. आपको तो पता है ये लुईस एसिड है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल लेगा. निकालने के बाद बनेगा एसाइलियम आयन. इस एसाइलियम आयन में रेजोनेंस है, ठीक है ना. दिस इज एसाइलियम आयन, दिस इज रेजोनेंस स्टेबल. ऐसे लिख देता हूं, इसमें रेजोनेंस है इस तरह का, देख लो इस तरह का रेजोनेंस है, रेजो स्टेबल. एंड दिस एसाइलियम आयन इज मोर स्टेबल देन एल्काइल कार्बोकेटायन, क्योंकि इसमें रेजोनेंस है और उसमें हाइपर कंजुगेशन होता है. क्या इसमें रीअरेंजमेंट होगा? नहीं, तो ये रीअरेंज नहीं होगा, ठीक है ना, नो रीअरेंजमेंट.
ठीक है. Now next step, as you know, this electrophile will attack on benzene ring. It can attack on any carbon, but we assume that it is going to attack on this carbon, so we have shown the hydrogen of this carbon. Otherwise, you know, each carbon of benzene ring has one hydrogen. हमने एसाइलियम आयन की रिएक्शन करवाई, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा. ये आरडीएस है, पहला स्टेप है, आरडीएस है. और इस तरह से एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट बन जाएगा. सिग्मा कॉम्प्लेक्स के लिए हम लोगों ने पहले भी बात की है कि इसको वैलेंस इंटरमीडिएट भी बोलते हैं. ये एक नॉन एरोमेटिक रेजोनेंस स्टेबल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है, जिसमें प्लस चार्ज जो है रेजोनेंस स्टेबल है. लेकिन कोई भी एरोमेटिक सिस्टम अपनी एरोमेटिसिटी का लॉस ज़्यादा देर तक नहीं बियर कर सकता है. वो क्या करता है कि तुरंत ही H+ फायर करके और एरोमेटिसिटी रिटेन करता है. इस तरह से हमें मिल जाता है एक एरोमेटिक कीटोन. ठीक है, बात समझ में आ गई. तो ये भी एक EASR है, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या है, एसाइलियम आयन. ठीक है ना. तो इसमें भी वही होगा, वैलेंस इंटरमीडिएट बनेगा, जिसको हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, वगैरह वगैरह. इसमें भी जो पी डायग्राम बनेगा वो डबल पीक वाला बनेगा. समझ गया ना. और इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी. इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, नोट करो पहले. शुरू करें. मान लीजिए हमने ले लिया CH3COCl. ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि AlCl3. अच्छा, थोड़ा सा रोक लेते हैं, यहां लिख लो बस. एक एग्जांपल लिख लेते हैं. एनहाइड्रस AlCl3 लेकर क्या बन जाएगा, बताओ. COCH3 बन जाएगा, एसिटोफिनो. इसमें जरा देख लो, की पॉइंट्स में एक ही बात लिखना जरूरी है. वैसे तो हमने पिछली रिएक्शन में सब कुछ डिटेलिंग कर ली थी. इसके रिएजेंट्स क्या क्या हो सकते हैं. एक तो ये हो सकता है, क्यों, RCOX प्लस एक लुईस एसिड. इस लुईस एसिड की जगह क्या क्या ले सकते हैं, बोलो. AlX3 एनहाइड्रस, या BX3, या FeX3, ZnX2, SbX5. इनमें से कोई लुईस एसिड. बेस्ट कौन सा, मोस्ट कॉमन कौन सा है. AlCl3 एनहाइड्रस इज मोस्ट कॉमन. ये तो हम लोगों ने पहले भी इसका जिक्र कर लिया था. एक और रिएजेंट का सेट है, वो लिया जा सकता है. अगर हम एनहाइड्राइड ले लें, एसिड हैलाइड की जगह पर एनहाइड्राइड ले लें और AlCl3 ले लें, तो देखो AlCl3 यहां प्रोटोनेशन कर लेगा, सॉरी यहां पे कोऑर्डिनेशन कर लेगा. तो AlCl3 के कोऑर्डिनेशन करते ही क्या बन जाएगा, बताओ. ये O+ बन जाएगा. क्यों बेटे, ये O+ बन जाएगा. तो ये O+ जो है ना, O+ इज ए गुड लीविंग ग्रुप. ये लीव कर जाएगा. तो लीव करने से क्या मिलेगा, बताओ. एसाइलियम आयन मिल जाएगा ना, ये इलेक्ट्रोफाइल होगा. और दूसरा ये एक मिल जाएगा ऐसे, जिसमें AlCl3 माइनस यहां लगा हुआ है. ठीक है ना. तो विल गेट द रिएजेंट फ्रॉम हियर ऑल्सो, जैसे कि हमें वहां से मिल रहा था. ठीक है. तो जिस तरह से हम एसिड हैलाइड का यूज कर सकते हैं, उसी तरह से एसिड एनहाइड्राइड का भी यूज कर सकते हैं. ठीक है ना. एक एसिड एनहाइड्राइड ये भी है, सक्सीनिक एनहाइड्राइड. इसमें अगर AlCl3 ले लें, बड़ा यूज्ड है ये सक्सीनिक एनहाइड्राइड. तो यहां पर देख लो, कोऑर्डिनेशन हो जाएगा. तो ये बॉन्ड यहां टूटेगा. इस बॉन्ड के टूटने से देखो यहां पर प्लस चार्ज बन जाएगा, जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करेगा. और ये O और AlCl3 माइनस वाला हिस्सा यहां पड़ा रहेगा. जब ये अटैक करेगा तो इसको H मिल जाएगा. ऐसे भी इलेक्ट्रोफाइल बनाया जा सकता है. कहने का मतलब ये है कि एसिड हैलाइड और एसिड एनहाइड्राइड दोनों ही इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन में काम आएंगे. एसाइलियम आयन इज द इलेक्ट्रोफाइल. एग्जाम्पल्स वापस कंटिन्यू करते हैं.
मान लो हमने ये वाला एग्जांपल ले लिया, CH3 CH2 CuCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। बताओ क्या बनेगा, बोलो बोलो बोलो। C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। क्या होगा अगर इसका उल्फ किस्टनर या क्लेमेंसन कर दें तो? बोलो। O गायब हो जाएगा तो ये बन जाएगा एन प्रोपाइल बेंजीन। याद है एक क्वेश्चन मैंने पूछा था जिसके लिए मैंने कहा था कि आंसर मैं खुद बताऊंगा, वो आंसर है एन प्रोपाइल बेंजीन। इस तरह से बनेंगे, इसमें रीअरेंजमेंट का कोई चांस तो है नहीं। बाद में आपने डबल बॉन्ड O उड़ा दिया वोल्फ किस्टनर से या क्लेमेंसन से। बोलो। COPH बन जाएगा। समझ में आ रही बात? इसमें भी वही बन जाएगा, COCH3 बन जाएगा। क्यों? बात समझ में आ रही है? करो इसको। occurs at C1 and C2। जरा देखो, अगर बेंजीन रिंग पर ये वाला H शो कर दिया है और मान लो हमने ले लिया सक्सीनिक एनहाइड्राइड, सक्सीनिक एनहाइड्राइड विद AlCl3, तो आपको तो पता है कि AlCl3 इसी पर आ जाएगा। क्यों? आपको तो पता है कि AlCl3 यहां आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन कर लेगा, यहां प्लस हो जाएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा, फिर यहां प्लस चार्ज आ जाएगा। कैसा कैसा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा? देखो देखो, डू यू एग्री विद दिस पॉइंट? ऐसा प्लस चार्ज बन जाएगा और ये प्लस इसी पर अटैक कर देगा ना। तो अटैक करने के बाद क्या सीन बनेगा? जरा लिखना बंद कर दीजिए और मेरी ओर, इधर बोर्ड की ओर देखिए। ये H हो गया, यहां प्लस चार्ज आ गया और ये सीन ऐसे बना है कि यहां O के साथ AlCl3 माइनस है और यहां एक डबल बॉन्ड O है। देख लो, बेंजीन ने अपनी एरोमेटिसिटी का लॉस किया था तो उसको रिटेन करने के लिए क्या करेगा? बोलो। H प्लस फायर कर देगा। जब H प्लस फायर कर देगा तो ये हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, ठीक है ना, और ये H प्लस AlCl3 को हटाकर यहां COOH बना लेगा। क्या? तो एरोमेटिसिटी रिटेन हो जाएगी बेंजीन रिंग की और साथ में ऐसा सिचुएशन होगा कि डबल बॉन्ड O और एक OH बन जाएगा। क्या होगा अगर हमने इसमें SOCl2 से रिएक्शन करवा दी? तो COCl, एसिड की रिएक्शन जब SOCl2 से कराते हैं COCl, OH COCl जो है ना, SOCl2 जो है ना OH को हटाकर Cl लगाता है। ROH होगा तो RCl बनाएगा, RCOOH होगा तो RCOCl बनाएगा। तो क्या हो जाएगा ये बोलो? तो ये स्थिति बन जाएगी ऐसे RCOCl। अगर हमने AlCl3 से किया तो फिर प्लस चार्ज हो जाएगा, रिंग क्लोज हो जाएगी। रिंग कहां पर क्लोज होगी? कार्बन नंबर 1 अगर ये है तो 2 पर, 2 ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो इधर से भी क्लोज होगी, इधर से भी क्लोज होगी, लेकिन क्योंकि दोनों 2 नंबर के कार्बन इक्विवेलेंट है इसलिए कोई एक प्रोडक्ट लिख देते हैं। अगर दोनों इक्विवेलेंट ना होते तो 2 लिखते। अब मुझे एक बात बताओ, रिंग क्लोज हो गया, डायरेक्ट कर दूं क्या? रिंग क्लोज हो गई, ये डाई कीटोन है। क्या होगा अगर हमने WK किया तो? ये हो जाएगा। और अगर हमने इसको PDC से हीट किया तो नेफ्थलीन हो जाएगा। इनफैक्ट ये नेफ्थलीन बनाने का मेथड भी है। तो हमने क्या देखा? ओवरऑल हमने क्या देखा? जरा बोर्ड की ओर देखना आप पहले। ओवरऑल हमने ये देखा कि अगर हम एक बेंजीन रिंग के ऊपर सक्सीनिक एनहाइड्राइड ले लें और इस तरह से 5 बार इसी सीक्वेंस में रिएक्शन करवाएं। सबसे पहले क्या करें? AlCl3, दूसरी बार क्या करें? SOCl2,
तीसरी बार फिर से क्या करें, AlCl3 और फिर WK कर दें और फाइनली PDC या सेलेनियम कर दें, तो क्या होता है, एक रिंग और ऐसी कनेक्ट हो जाती है। यही तो हो रहा है ना, ओवरऑल यही हो रहा है ना कि एक और रिंग यहां आ जाती है एक्स्ट्रा। क्या होगा अगर यहां एक मिथाइल लगा होता तो बीटा मिथाइल नेप्थलीन बन जाता। क्यों, जरा नोट करो इसको। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, बताना पड़ेगा। यही सक्सीनिक एनहाइड्राइड वाले क्वेश्चंस हैं। यहां एक मिथाइल लगा हुआ है और रिएजेंट वही 5 हैं। कौन कौन से, पहले AlCl3 करेंगे, फिर SOCl2 करेंगे, फिर AlCl3 करेंगे, फिर WK या क्लीमेंशन करेंगे और फिर पैलेडियम चारकोल से हीट करेंगे। क्या बन जाएगा बताना। अगर दो अलग अलग प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे ना तो दोनों को लिखना है, ठीक है ना। ये थैलिक एनहाइड्राइड है, इसी सीक्वेंस में इसको किया। नेप्थलीन पर सक्सीनिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवा रहा हूं एंड सेम reagents in same sequence. बताना जरा, आप इधर ना देखें। एक तो ये है बीटा मिथाइल नेप्थलीन, ये क्या है एंथ्रासीन, इसमें एंथ्रासीन भी बनेगा, साथ में फेनेंथ्रीन भी बनेगा। तो रिंग क्लोजर इधर भी होगा और उधर भी होगा। मैंने कहा था प्रोडक्ट अगर डिफरेंट हो तो दोनों मेंशन करना है। इसमें कितने रिंग्स एक साथ, 4, एक बार लीनियर और एक बार नॉन लीनियर। नॉन लीनियर वाले ठीक से बनाना। देख रहे हो ना, ठीक है, कर दोगे। So the next topic, directive influence. डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस या डायरेक्टिव इफेक्ट भी बोलते हैं इसको। डायरेक्टिव इफेक्ट, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस या डायरेक्टिव इफेक्ट क्या होता है? जब एक ग्रुप यहां आ गया, एक ग्रुप यहां पर आ गया, still this benzene ring can play the role of an electron source and it can attract another electrophile E+. लेकिन अब ये जो E+ है वो कौन सी पोजीशन पर आएगा? आपको तो पता है कि इस ग्रुप की रिस्पेक्ट में जो ग्रुप यहां पर लगा हुआ है, अगर इस पोजीशन को हम 1 बोलें तो ये 2, 3, 4, 5 और 6, जहां पर ये ग्रुप होगा वहां से 1 पोजीशन शुरू करते हैं। तो 2 और 6 को हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशंस और O से ऐसे शो करते हैं। 3 और 5 को बोलते हैं मेटा पोजीशंस और M से शो करते हैं। एंड 4th इज अलोन विच इज ए पैरा पोजीशन शोन बाय P। तो जो नया इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, वो ऑर्थो, मेटा या पैरा पर आएगा। ये इसको डिसाइड करेगा ये वाला ग्रुप जो पहले से यहां प्रेजेंट। ठीक है ना, बात समझ में आई? इफ द ग्रुप प्रेजेंट इज, इफ ग्रुप इज ERG, देन इट इज नोन एज
रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। अगर ये ERG है तो इसको बोलते हैं रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, यानी ये रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, रिंग की एक्टिविटी को बढ़ाता है, यानी रिंग अब इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर ज्यादा फास्ट अटैक करेगा। और ऐसे ग्रुप्स नए इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पर ले आते हैं, इसलिए ऐसे ग्रुप्स को हम बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ठीक है ना। अगर ये EWG हुआ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो हम इसको बोलते हैं रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, बिकॉज दे डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम रिंग। सो these kind of groups, I mean EWGs are called ring deactivating and they are meta directing. They direct the incoming electrophile towards meta position. तो फिर क्वेश्चन है, ऐसा क्यों होता है? Why? क्यों ऐसा होता है कि एक ERG पहले से प्रेजेंट हो तो वो नए इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पर ले आता है, और जबकि अगर EWG प्रेजेंट हो तो वो नए इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पर ले आना पसंद करता है? वाई दिस इज सो? ठीक है ना, इसी का एक्सप्लेनेशन करेंगे। मान लो जो ग्रुप यहां पर लगा हुआ है बेटे, जो ग्रुप यहां पर लगा हुआ है वो जो है ना, G इज एन ERG से, मान लेते हैं कि G एक ERG है और हमने इस पे ऑर्थो अटैक करवाया। हम लोग क्या करेंगे, इस पर ऑर्थो पैरा मेटा तीनों अटैक करवाएंगे। एक इलेक्ट्रोफाइल आ गया, ऑर्थो पर हाइड्रोजन शो कर दिया, ऑर्थो अटैक हो गया साहब। ऑर्थो अटैक होते ही यहां पर इलेक्ट्रोफाइल आ गया और प्लस चार्ज यहां बन गया। क्यों भाई? अब इसमें रेजोनेंस होगी, ये एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स है जो रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस की वजह से पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है, अब की बार ये यहां पहुंच जाएगा, फिर से रेजोनेंस होगी। क्यों? और क्या रेजोनेंस के बाद इस बार पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पर पहुंच गया जो स्पेशली बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस था? ठीक है ना, बिकॉज G was directly connected with that carbon. So positive charge in this case is especially very stable because now it reached that carbon which is directly connected with ERG. भले वो प्लस आई वाला ERG हो या प्लस हाइपर कंजुगेशन वाला या प्लस M वाला. So this particular intermediate resonating structure is specially stable. What do you say? ये स्पेशली स्टेबल है क्योंकि ये डोनर लगा हुआ है. ठीक है ना. अगर हम पैरा अटैक करें तो हमने तो ये देख लिया कि ERG की उपस्थिति में ऑर्थो अटैक पर एक स्पेशली स्टेबल इंटरमीडिएट का RS मिलता है. ठीक है ना. चलो अब अगली बार हम पैरा अटैक करके सिचुएशन देख लेते हैं. पैरा अटैक के लिए हाइड्रोजन शो कर दिया, ये अटैक हो गया साहब. अटैक के बाद सीन ये बना है कि H यहां पर, E यहां पर और यहां G है. ठीक है ना. फिर उसके बाद रेजोनेंस हुई. रेजोनेंस से इस बार फिर से वही सिचुएशन आई. क्या? इज इट स्पेशली स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? Why? Because now the positive charge reaches that carbon which is directly connected with ERG, right? Specially stable. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अभी इसमें एक और पॉसिबिलिटी है, एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी है. पॉजिटिव चार्ज केवल उस कार्बन पे नहीं पहुंचेगा जहां इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया है, अदरवाइज रेजोनेंस करके वो पूरी रिंग पर डिस्पर्स्ड है. मेटा अटैक करते हैं. कीपिंग इन माइंड दैट द ग्रुप G प्रेजेंट ऑलरेडी इज ERG. मेटा अटैक कर लेते हैं साहब. मेटा अटैक वाली हाइड्रोजन को शो कर दिया, इलेक्ट्रोफाइल आया, अटैक हो गया. क्या हुआ बोलो? प्लस चार्ज यहां बन गया, रेजोनेंस हुई. अब प्लस चार्ज कहां आ जाएगा? अल्टरनेट पोजीशन पर यहां आ गया. फिर रेजोनेंस हुई. अब की बार प्लस चार्ज कहां आ जाएगा?
इस पोजीशन पर आ जाएगा। आप देखें प्लस चार्ज उस पोजीशन को बाईपास कर रहा है जिस पर ईआरजी लगा था। तो मेटा अटैक में हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के तौर पर कोई स्पेशली स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं मिली, जबकि ऑर्थो और पैरा के केस में दोनों ही केस में एक एक स्ट्रक्चर स्पेशली स्टेबल मिली है। तो बताओ अगर ईआरजी की प्रेजेंस हो तो नया इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पर प्रीफरेबली अटैक करता है? ऑर्थो और पैरा पर। जरा इमेजिन कर लो, जरा लिखना बंद कर दो, इमेजिन कर लो अगर ये ईडब्ल्यूजी होता तो, अगर ये ईडब्ल्यूजी होता और इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर खींच रहा होता तो क्या यही दोनों स्ट्रक्चर स्पेशली अनस्टेबल हो जाती? तब ऐसे में मेटा अटैक हो जाता है। मेटा अटैक भी कोई स्पेशली स्टेबल नहीं है, बट एटलीस्ट इट इज नॉट स्पेशली अनस्टेबल। तो मेटा वाली रिएक्शन हमेशा स्लो होती है। क्यों? क्योंकि मेटा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैसे ही कम हो चुकी है, और उस पर भी मेटा पर ही होती है, क्योंकि ऑर्थो पैरा तो वैसे ही बर्बाद हो चुका है। मैंने आपको एक बार बताया था कि ऑर्थो पैरा पोर्शंस आर मोस्ट अफेक्टेड पोर्शंस इन ईदर केस। If electron donating group is present, it will increase the electron density in benzene ring, especially at ortho and para positions. And if EWG is present, it will decrease the electron density in the benzene ring, especially from ortho and para positions only. तो मेटा इज सेफ। मेटा जो है वो ग्रुप 1 से कार्बन नंबर 1 पे जो ग्रुप लगा है मेटा उससे डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं होता, चाहे डोनर हो चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉल हो। समझ में आ गई बात? नोट कर लो। ये जो ग्रुप्स है ना, ये वाले ग्रुप्स, इनके नेचर के हिसाब से 3 कैटेगरी है। एक है एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है ना। 3 तरह की कैटेगरी इधर देख डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस में। एक कैटेगरी है एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। एक कॉलम बीच में अभी अधूरा छोड़ रहा हूं। दूसरी कैटेगरी है डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। और एक तीसरी कैटेगरी है डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है ना। इसमें कौन से प्लस एम प्लस आई ये वाले ग्रुप, या फिर प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई वाले ग्रुप, या हाइपर कंजुगेशन वाले, या प्लस आई वाले। इसमें कौन से माइनस एम माइनस आई, या सिर्फ माइनस आई, सिर्फ माइनस हाइपर कंजुगेशन। ये कैटेगरी थोड़ा सा डिफरेंट है। ये है माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम वाले। ठीक है ना। जैसे NH माइनस, O माइनस, NH2, OH, OR, ये कोई ऑर्डर नहीं है, ये सब स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं और इनकी उपस्थिति में नया इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोर्शन पर आएगा। उसमें भी ऑर्थो पर ज्यादा या पैरा पर ज्यादा वो भी बताऊंगा, ऑर्थो पैरा रेशियो, लेकिन पहले ये सीख लो। ठीक है ना। OCOR, ये एस्टर अगर बेंजीन रिंग पर O के थ्रू जुड़ा हो तो एक्टिवेटिंग और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और यही एस्टर अगर बेंजीन रिंग पर C डबल बॉन्ड O के थ्रू जुड़ा हो तो डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिंग है। इसमें कौन कौन से NO2, साइनाइड, SO3H, CHO, C डबल बॉन्ड O, COOH, ठीक है ना, CH3, ये सब बात समझ में आई। इसमें कौन कौन से आते हैं इसको याद ही रखना पड़ेगा। इसमें सारे हैलाइड्स यानी कि F, Cl, Br और I, उसके अलावा NO याद है ना, N डबल बॉन्ड NH, SO, और एक और है सिनामिक एसिड वाला ग्रुप। ये मैंने आपको एक बार बताया था कि ये माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम वाले होते हैं। जब हम लोग जीओसी पढ़ रहे थे तो मैंने एक बार इसका जिक्र किया था एनओ का, और मैंने बताया था ये दोनों भी एनओ के जैसे ही होते हैं। तो जब ये बेंजीन रिंग पर जुड़े होंगे तो हालांकि ये बेंजीन रिंग की एक्टिविटी को कम करेंगे क्योंकि इनका माइनस आई डोमिनेंट है, और रिएक्शन को वही स्लो करेगा। एक्टिविटी रिएक्शन से नापी जाती है और डायरेक्शन जो है वो उसके इलेक्ट्रॉन डोनेशन से मेजर की जाती है। ठीक है ना, क्लियर होगी बात।
तो जरा ये इस वाले कैटेगरी की थोड़ा सा अलग से और बात करता हूं, अभी आप नोट कर लें। मान लो आपने किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इसको पैरा पर करवाया, तो कायदे से इसे पैरा पर अटैक नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये डीएक्टिवेटिंग है। अगर इसने पैरा पर अटैक किया तो क्या प्रॉब्लम आनी चाहिए? प्रॉब्लम ये होनी चाहिए थी कि ये प्लस चार्ज यहां पहुंच जाएगा और ये स्पेशली अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों? ये दिस इज सपोज टू बी स्पेशली अनस्टेबल बिकॉज Cl इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। किसी को एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग बताने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल जिस ग्रुप को आपको एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग बताना है, तो आप एक इलेक्ट्रोफाइल करके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा लीजिए। अब आपको इस ग्रुप को बताना है कि ये डीएक्टिवेटिंग है या एक्टिवेटिंग है, तो उसी इलेक्ट्रोफाइल से इस ग्रुप को लगाकर बेंजीनिंग में फिर से रिएक्शन करवाइए। ठीक है ना? अगर मान लीजिए ये रेट R1 है और ये रेट R2 है, अगर R2 ज्यादा है तो इसका मतलब ये एक्टिवेटिंग है, और अगर R2 कम है तो इसका मतलब ये डीएक्टिवेटिंग है। बात समझ में आई? तो एक्टिविटी ऑफ एनी ग्रुप कैन बी डिटरमिन्ड बाय द रेट ऑफ रिएक्शन एज कंपेयर टू द रेट ऑफ रिएक्शन विद बेंजीन रिंग। लेकिन डायरेक्शन का थोड़ा सा अलग मामला है। कैसे? ये आ गया, ये स्पेशली अनस्टेबल है, दिस इज सपोज टू बी स्पेशली अनस्टेबल, दैट्स व्हाई क्लोरोबेंजीन शुड नॉट ब्रिंग द न्यू इलेक्ट्रोफाइल एट पैरा और ऑर्थो पोजीशन। लेकिन जैसे ही ये प्लस चार्ज यहां पहुंचा, क्योंकि क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन भी है और ये प्लस M भी कर सकता है, तो ये क्या करता है? इस पॉजिटिव चार्ज को खुद के ऊपर एकोमोडेट कर लेता है। आप देखें, अब ये एक ऐसी स्ट्रक्चर है, यहां इलेक्ट्रोफाइल है बेटा, अब ये एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें सभी एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है, कंप्लीट ऑक्टेट वाली स्ट्रक्चर है, और ये कंपैरेटिवली स्टेबल स्ट्रक्चर है, कंपैरेटिवली स्टेबल स्ट्रक्चर है। अगर ये मेटा पोजीशन पर अटैक करवाता तो ये कंपैरेटिवली स्टेबल स्ट्रक्चर ना बना पाता। ठीक है ना? तो बेसिकली इन केस ऑफ हैलोजेंस reactivity is governed by -I effect, and direction is governed by +M effect। बात समझ में आ रही है? Cl की प्रेजेंस में क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन बेंजीन की तुलना में स्लो होती है, क्योंकि क्लोरोबेंजीन एक डीएक्टिवेटिंग, उसका -I बहुत स्ट्रांग है। लेकिन उसके बाद भी क्लोरो की प्रेजेंस में नया इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पर आता है। क्यों? क्योंकि वो +M भी करता है। डायरेक्शन इज गवर्न्ड बाय +M एंड एक्टिविटी इज गवर्न्ड बाय -I। समझ में आ गई बात? चलो लिखो इसको। अगर आपके पास EASR वाली शीट हो तो